दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी गंभीर है। ये समाज के एक ऐसे पहलू को दर्शाता है जिसके बारे में जानते सब हैं, पर करते कुछ नहीं। एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो कई सपने संजो कर ले आती है, और दूसरी ओर सास ससुर शादी से पहले जिसे बेटी बेटी कहकर बुलाते हैं, वही उस बेटी को तो भूल ही जाते हैं। आइए आज हम एक नज़र डालते हैं समाज की ऐसी एक सच्चाई पर। यह कहानी शुरू होती है पानीपत के एक शहर में, जहाँ शुभी अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहती है। शुभी एक हंसती खेलती और मनमौजी लड़की है। एक दिन, अजी सुनती हो आप? हाँ जी कहिए। वैसे भी मैं देख रही थी, काफ़ी देर से किसी सोच में डूबे हैं आप। मैं सोच रहा हूँ कि अब शुभी बड़ी हो गई है, समय आ गया है उसके हाथ पीले करने का। इतने में शुभी भी आ जाती है। ओके गाइस, बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे शुभी, तेरा प्रेजेंटेशन है ना आज? प्रेजेंटेशन? ओह हाँ, प्रेजेंटेशन है, मुझे लेट हो रहा है, बाय 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 बाय। ये कहकर शुभी भागकर घर से चली जाती है। हाय मोहित, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो। शुभी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, फ़ोन रख दो। इतने में मोहित उसके बाजू में बाइक पार कर देता है और कहता है, मैडम आप लेट हैं, ना कि मैं। सुनो ना। और हाँ, आपकी प्रेजेंटेशन मेरे ही लैपटॉप में है, कल रात ही बना के अपलोड कर दी थी ताकि तुम आज प्रेजेंट कर सको। और कुछ बिब्बो जी। मोहित, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, थक गया हूँ मैं ये शब्द सुनकर। हे भगवान, इसे मेरी फॉरएवर फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बीवी बनाने का क्या लोगे आप? मोहित ये सोच रहा था और उसकी पीठ पर एक प्यारी सी थपकी आई। ओए मिस्टर, चलो ना, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी। और कॉलेज पहुंचते ही शुभी क्लास में गई, जहां सबसे पहले प्रेजेंटेशन उसकी थी। क्या कमाल की प्रेजेंटेशन थी वो। सभी उसके लिए तालियां बजाने लगे और उसकी प्रोफेसर ने खड़े होकर उसके लिए तालियां भी बजाई। शुभी, आई थिंक तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है बेटा। तुम बोल्ड हो और तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड लाजवाब है। कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, पर तुम तो स्टेज को अपना ही बना लेती हो। बहुत आगे जाओगी तुम। बस कभी अपने हुनर को जाने मत देना। चाहे लाइफ में जितना प्रेशर हो, अपने हुनर को हमेशा बरकरार रखना। ये सुनकर शुभी को कुछ समझ में नहीं आया, पर वो थैंक यू बोलकर चली गई। कॉलेज की कैंटीन में मोहित ने जैसे ही उसे देखा, वो बोल पड़ा, अरे आ गई हीरोइन, मान गए। प्रेजेंटेशन में तो तुमने आग लगा दी। मैं तो अभी से ही सोच सकता हूँ, शुभी प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, कोई अच्छी बड़ी कंपनी के लिए। शुभी हंस रही थी कि अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ी और उसकी मुस्कुराहट जरा सी कम हो गई। मोहित ने कुछ भांप लिया और कहा, क्या हुआ शुभी, किसे देख रही हो, क्यों चुप हो गई? मोहित, ये लड़का कितना हैंडसम है यार, काश ये मुझे डेट कर लेता। कौन? अच्छा ये प्रेम। देखो शुभी, एक लड़का होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्लीज़ ऐसे लड़के को भाव मत दो। इस प्रेम का कैरेक्टर कुछ ढीला सा है। अच्छा जी, कोई करे तो रासलीला है और वो करे तो साला कैरेक्टर ढीला है। अरे यार शुभी, क्या मस्ती कर रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रेम ना अच्छा लड़का नहीं है। हो सके तो दूर रहो उससे। मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या पता है, बताओ तो। अरे कुछ बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, मेरा काम ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और वो मैं हमेशा करूँगा। अच्छा, प्रोटेक्ट करना? क्यों भाई? मैं अच्छे से अपना भला बुरा जानती हूँ, ठीक है? इतनी बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। समझ गए जनाब? ओके ठीक है, चली जाओ, पर याद रखना, ये लड़कों के लिए तुम सिर्फ एक और लड़की हो और कुछ नहीं। उस बात को सुनकर भी शुभी ने उसे अनसुना कर दिया और वहाँ से चली गई। इत्तेफाक से रात को रील्स देखते देखते उसके पास एक फॉलो रिक्वेस्ट आई। आधी नींद में जब शुभी ने वो रिक्वेस्ट देखी तो उसकी आंखें झट से खुल गई। प्रेम? ओह माय गॉड, ये तो प्रेम की रिक्वेस्ट है। मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये कहकर उसने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और एक मैसेज आया। हे गॉर्जियस। हाय प्रेम। मैंने तुम्हें आज कैंटीन में देखा और देखता ही रह गया। फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा तो नज़र घुमा दी। आई एम सॉरी, पर तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था, इसीलिए दोस्तों से पूछकर तुम्हारी आईडी ली और तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी।
वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छा दोस्त है। था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पर वो तो तुम्हारी हर बात काफ़ी केयरफुली सुन रहा था, काफ़ी सीरियस लग रहा था वो तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है बस, और मैं उसे उसके आगे और कुछ नहीं देखती। चलो, थैंक गॉड। थैंक गॉड, क्यों? अब कुछ नहीं। तो मैडम, अगर आप सिंगल है तो आप इस सिंगल लड़की के साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी? ज़रूर, क्यों नहीं। लेट मी नो वेयर। वैसे तो कॉलेज के पास एक कैफ़े है, पर पानीपत के कैफ़ेज़ को कहाँ कुछ बनाना होता है। घर आ जाओ कल शाम को, वहाँ पर मैं वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफ़ी बना कर पिलाऊंगा। कॉफ़ी बीन्स खास इटली से इंपोर्ट किया है मैंने। घर? अरे अरे, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अच्छा जी, शाहरुख, मैं हूं ना। ठीक है, फिर कल पक्का। अगले दिन शुभी कॉलेज का कहकर तो चली जाती है, पर वो कॉलेज पहुंचती नहीं है। मोहित उसका पूरा दिन इंतजार करता है, पर शुभी आती ही नहीं। उसके घर के पास बाइक पार्क करके हॉर्न बजा के भी उसने देखा, पर वो बाहर नहीं आई। ये शुभी कहाँ होगी? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उसे? ठीक तो है ना वो? मोहित पूरी शाम बाइक पर पानीपत में जगह जगह उसे ढूंढता है, पर वो नहीं मिलती। फ़ोन भी ट्राई करता है, पर वो लगता ही नहीं। अंत में वो शुभी के घर के बाहर बाइक पार्क करके वेट करता है, और 8 बजे वो देखता है कि शुभी एक कार से उतरती है। बिना कुछ सोचे समझे वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे शुभी, कहाँ थी तुम सारा दिन? मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया, तुम थी कहाँ? और ये फूल किसने दिए? किसके साथ थी तुम? अरे बस करो मोहित, मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो कहीं गुम जाऊंगी। और रही बात कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो और हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, नन ऑफ माई बिजनेस? पूरा दिन कॉलेज में वेट किया, शाम को पानीपत के चक्कर लगा लगा कर पागल हो गया, और तुम कह रही हो कि इट्स नन ऑफ माई बिजनेस? इट इज माई बिजनेस। तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो मोहित। तुम मेरे दोस्त हो, बॉयफ्रेंड नहीं, समझे? क्या लेना देना है तुम्हारा? लेना देना है शुभी, क्योंकि क्या? छोड़ो, तुम ना कभी समझी ना कभी समझोगी। बस अपना ख्याल रखना तुम, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बाय। ये कहकर मोहित वहां से थोड़ी ही दूर शुभी को अपने घर के अंदर जाता हुआ देखता है। आंखों में आंसू लिए वो वहीं सड़क के किनारे घंटों बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता है। कुछ दिनों बाद, मोहित, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बस अपने में खोए खोए से रहते हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। बस मैं टूट गया हूँ, कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। ऐसा मत बोलो बेटा, ऊपर वाला अगर कुछ कर रहा है तो सोच कर ही कर रहा है। आज अगर कुछ छीन रहा है तो कल उससे दुगना देगा वो तुम्हें। तुम चाहे किसी पर विश्वास करो या नहीं, बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नहीं मम्मी, सब खत्म हो गया, सब खत्म। और ये कहकर मोहित एकटक दीवार को देखने लगा। चेहरे पे कोई भाव नहीं था उसके, वो एकदम पत्थर की तरह स्थिर बैठा हुआ था। वहीं दूसरी ओर शुभी की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। वो और प्रेम डेट करने लगे, पर छुप छुप कर। प्रेम के कहने पर वो कॉलेज में एक दूसरे से बात नहीं करते, पर कॉलेज के बाद शुभी कभी कुछ तो कभी कुछ बहाना बनाती और उसके घर जाकर उसके साथ घंटों बिताती। एक रोज जब वो शाम को वापस आई तो घर पर, शुभी, ये कोई समय है क्या घर आने का? अब वो पापा, कल्चरल फेस्ट चल रहा है ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस। तो फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। और ये भी क्या प्रैक्टिस जिसमें 1 बजे से 8 बजे तक तुम बिजी रहती हो? अब क्या हम अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहे? और ये लड़का कौन था जिसकी गाड़ी से तुम उतरी? लड़का? नहीं पापा, मेरा फ्रेंड है, स्टेफी। स्टेफी ने ड्रॉप किया मुझे। अच्छा, और स्टेफी तुझे फूल देती है रोज़? फूल? नहीं नहीं, वो प्ले में मेरे कैरेक्टर को फूल चाहिए होते ना, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ, जाके खाना खा लो और टाइम पर सो जाना। जी पापा। शुभी के जाते ही, जी, मुझे लगता है कि शुभी को बता देना चाहिए हमें। अरे बिल्कुल भी नहीं, अब राज खुलेगा कल। बहुत हो गई उसकी मनमानी। और अगले ही दिन जैसे ही शुभी उठती है, उसके पापा कहते हैं, शुभी, आज कॉलेज स्किप कर दो। स्किप? मगर क्यों पापा?
वो कुछ लोग घर पर आ रहे हैं ना, इसलिए। ओके, पर कौन? देख लेना। और हाँ, कुछ ढंग का पहन लेना, ये जीन्स जून्स मत पहनना, समझी? शुभी कुछ सोचती तो है, पर फिर उसकी माँ आवाज़ लगाती है। वो सब भूलकर माँ की मदद में लग जाती है। थोड़ी ही देर में 3 लोग घर आ जाते हैं। एक औरत, उसका पति और साथ में एक लड़का भी था। शुभी ने जैसे ही वो देखा, उसके तो तोते उड़ गए। फिर उसने लड़के को देखा, मोटा, बाल कम और गर्दन झुकाए, सिर्फ ज़मीन को एकटक देखता रहता। आइए आइए सोनिया बहन, सफ़र कैसा था आपका? जी बहुत बढ़िया, ये जगह बहुत सुंदर है और आपका घर तो वाजिब है। धन्यवाद। लीजिए आप सभी नाश्ता लीजिए, मैं शुभी को बुलाती हूँ। माँ शुभी को लेकर आती है। गुलाबी चूड़ीदार कमीज और आसमानी नीले रंग के दुपट्टे में शुभी बिल्कुल गुलाबी ताजमहल जैसे लग रही थी, जैसे कलाकार ने अपने कैनवास पर एक पेंटिंग उतारी हो। वो सब शुभी को देखकर उसे देखते ही रह गए। बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हें कोई देखे तो देखता ही रह जाए। जी, इनका मतलब है कि तुम बहुत ही प्यारी हो। अच्छा शुभी, यह है हमारा बेटा रोहित। आप लोग जाइए और कुछ बात कर लीजिए। नहीं मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं ठीक हूँ। वो कहना थोड़ा सा शर्मिला है इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, इधर ही बैठ। हाँ, शुभी का दिमाग तो पहले ही चलना बंद हो गया था और उस लड़के को देखकर तो वो और भी हक्की बक्की रह गई थी। वो लड़का उसे कुछ ठीक नहीं लगता। कुछ औपचारिक बातों के बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद, पापा आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने बाप से? अच्छा, आपको लहसी की पड़ी है और वो लड़के वाले, यक! आप सोच भी कैसे सकते हैं मेरी शादी के बारे में? अभी तो मेरा मास्टर्स बाकी है, मुझे करियर बनाना है। मैं ये सब किसी बेवकूफ़ लड़के की बीवी बनने के लिए वेस्ट नहीं होने दूंगी। देख बेटा, दिमाग से सोच, दिल से नहीं। इनसे मैंने पहले ही बात कर ली थी। जानती है ये लोग कहाँ से हैं? बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से बेटा। तो वहाँ जाएगी तो इस छोटे शहर से तेरी आँखें उस बड़े शहर में खुलेगी, और फिर हम भी तो आ सकते हैं ना उधर। एक मिनट, ये लास्ट में क्या कहा आपने कि आप लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा उधर? मतलब कि अपनी ऐश के लिए आप मेरी बलि चढ़ा देंगे? हरगिज़ नहीं। देख, हमने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। ना वो दहेज ले रहे हैं, ना ही उनकी कोई खास डिमांड है। बस लड़की चाहिए उन्हें शुभी। अब शुभी डर जाती है और रात को फ़ोन पर प्रेम को सब कुछ बता देती है। तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे बारे में बता देना उन्हें, मैं आकर बाकी सब संभाल लूँगा। हाँ प्लीज़, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकती। प्लीज़ प्रेम, आई लव यू। हाँ बेबी हाँ, डरो मत, हम लोग मैनेज कर लेंगे किसी तरह। और अगले ही दिन शुभी के घर आता है प्रेम। प्रेम को देखते ही शुभी के पापा उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, जी कहिए, कौन है आप? आपका होने वाला दामाद। क्या क्या बक रहे हो तुम? जी हाँ, आपका होने वाला दामाद हूँ मैं। आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं, और उसी से शादी करना चाहता हूँ। कैसा है ये बदतमीज लौंडा? और ये बच्चलन लड़की कहाँ गई? शुभी, मैं आज ही लड़के वालों को फ़ोन कर रहा हूँ। तुम्हारी शादी 15 दिन में हो जाएगी। ये सुनते ही शुभी अपने कमरे से भागती हुई आई। लाख मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने भागने की भी कोशिश की, पर किस्मत ऐसी कि लोग उसे वापस पकड़ कर ले आए। शुभी शादी करके मुंबई, जिसे आप बॉम्बे के नाम से जानते हैं, वहाँ चली गई। ससुराल में पहला दिन। शुभी, अरे ओ शुभी, इधर आओ तो। जी माँ जी, कहिए। एक काम करो, तुम पहले तो सबका खाना बना दो। मेरे और पापा जी के लिए तुम पहले चाय बना लेना, फिर नाश्ता सेट करके कपड़े धो देना, ठीक है? और कुछ चाहिए होगा तो बताना। जी मम्मी जी, पहले रोहित का टिफ़िन बना दो। ये रोहित रोहित क्या लगा रखा है? हाँ, रोहित जी कहो, समझी? रोहित जी, अरे पति है वो तेरा, कोई यार नहीं है। तेरे सारे यार होंगे पानीपत में, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, समझी? और रोहित के लिए टिफिन क्यों? वो ऑफिस थोड़ी ना जाता है। रोहित जी ऑफिस नहीं जाते तो फिर? अरे वो शेयर मार्केट का काम करता है, वो घर से ही होता है। शेयर मार्केट? हाँ तो शेयर्स का काम करता है मेरा बेटा, पैसों में खेलता है मेरा राजकुमार। चलो, कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। ये सोचते हुए शुभी अपनी गृहस्थी को संभालने में लग जाती है।
थोड़ी देर में उसके ससुर उसे आवाज़ लगाते हैं। शुभी, ओ शुभी, इधर आओ तो ज़रा। जी पापा जी। बैठो यहाँ, नीचे बैठना बेटा। शुभी को कुछ समझ में नहीं आता, पर वो बैठ जाती है। अच्छा एक काम करो, मेरे पैर दबाओ, चलो क्या? पैर दबाओ, हाँ ऐसे जोर से। और सुनो, ये सब सूट वूट मत पहनना, यहाँ साड़ी पहनो या फिर टाइट सी टी शर्ट। हाँ टी शर्ट सही रहेगी। वैसे तुम थोड़ी सी मोटी तो हो गई हो, जब घर में देखने आए थे तब तो पतली सी थी, शादी के बाद वज़न चढ़ गया है तुम पर। अच्छा है, अच्छा है, मुझे भी ना हट्टी कट्टी और ताज़ी सी लड़कियां अच्छी लगती हैं। पिता जैसे ससुर के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद शुभी के तो मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो किसी तरह खून के घूंट पीते हुए अपने ससुर के पैर दबाने लगी। हाँ थोड़ा जोर से शुभी, इतना मांस चढ़ा लिया है अपने ऊपर तो थोड़ी ताकत भी लगाओ, चलो। हाँ ऐसे जोर जोर से, थोड़ा ऊपर शुभी, थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ। तभी उसे सास की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही सुनील अपनी लुंगी नीचे कर देता है और शुभी से कहता है, भाग जाओ यहाँ से और चुप रहना, समझे। शुभी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ ही नहीं पाई कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके साथ। वो आंसू लिए अपने कमरे में दाखिल हो रही थी कि उसे अपनी पति की आवाज़ आई। डार्लिंग, हाँ आऊँगा ना तुम्हें मिलने ऑनलाइन शाम को 7 बजे, वहीं देसी रोमांस वेबसाइट पर। अच्छा अभी तो बताओ तुमने क्या पहना है। वाह वाह वाह। शुभी को अब जोर का धक्का लगता है। ससुर ऐसा, पति उससे भी गिरा हुआ। दिन के 2 बजे ये क्या चल रहा है? और उसके पति का शेयर मार्केट। वो सोचती है कि अपनी सास को सब बताए, पर बताती भी क्या और कैसे। ऐसे ही अत्याचार चलता रहा। एक दिन, शुभी उठो, शुभी उठ जाओ, मेरे लिए जाकर कोल्ड कॉफी और मैगी बना लाओ, जाओ। रोहित जी सुबह के 4 बज रहे हैं, आप प्लीज अभी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ज्यादा जुबान चलाती है क्या? और एक थप्पड़ आता है शुभी के मुंह पर। ये क्या? क्यों? ज्यादा बकर बकर की ना तो यही हाल होगा तेरा। ज्यादा होशियार मत बनना। हाँ चल जाके जो कहा है वो बना कर ला। रोती हुई शुभी वहां से चली गई। किचन में खाना बनाते हुए अचानक से उसे अपने पीछे एक साया महसूस हुआ और फिर किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। सुन शुभी, इस घर में अगर तुझे रोटी चाहिए और खुला हाथ, तो मेरी सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। जी पापा जी, आती हूँ अभी। और फिर कुछ ऐसा गंभीर हुआ जिसका जिक्र करना भी नामुमकिन है। शुभी अपने कमरे में जाती है। उसे किसी चीज़ का कोई होश नहीं था, पर बेशुद्ध होकर वो लेट जाती है कि पीछे से उसका पति उसे कहता है, शुभी आई लव यू, यहाँ आओ तो ज़रा। और ऐसे शुभी एक चक्रव्यूह में फंस जाती है जहाँ घर में किसी से उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस सब अपनी ज़रूरत के समय उसे बुलाते। एक दिन, शुभी यहाँ आओ। जी माँ जी। ये सारा दिन तुम घर में मनहूसियत मत फैलाया करो अपनी शक्ल लेकर। और वैसे प्रेम से बात होती है कि नहीं? ये नाम सुनते ही शुभी के होश उड़ जाते हैं। वो जिंदगी जो वो कभी छोड़ के आई थी आज फिर उसके सामने आ गई। उसे देखकर उसकी सास जोर से हंसने लगती है। अरे तू इतना क्यों घबरा रही है? बहुत यार रखने का शौक है ना तुझे? न जाने और कितनों को रखा होगा अभी तक। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अभी तेरे यार को बुला देती हूँ, चल मेरे साथ। और ये कहकर शुभी की सास उसे पीटती है, गालियां देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। शुभी चीखती चिल्लाती, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली सुबह उसकी सास दरवाज़ा खोलती है और कहती है, सुन चुड़ैल, जल्दी से तैयार हो जा और खाना लगा देना।
एक मेहमान आ रहा है आज, समझी? 1 घंटा है तेरे पास बस। जी माँ जी। शुभी जख्मी हालत में पहले खुद तैयार हुई, फिर घर की सफाई और खाने में लग गई। जब मेहमान आए तो वो किचन में चाय नाश्ता लगा रही थी और लेकर बाहर गई, पर वो जैसे ही उस शख्स की तरफ मुड़ी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि शुभी अपने परिवार के साथ सोनीपत में रहती है। उसका बेस्ट फ्रेंड मोहित उसे छुपके छुपके प्यार करता है, पर कह नहीं पाता। और शुभी और प्रेम की प्रेम कहानी फुल स्पीड पर चल रही थी, पर अचानक शुभी के पिता ने उसका रिश्ता बम्बई के रोहित के साथ करा दिया। रोहित, उसकी माँ और उसके पिता शुभी को बहुत परेशान करते हैं। एक दिन सोनिया जी ने किसी को घर बुलाया था, पर जब शुभी उससे मिली तो उसके होश ही उड़ गए। अब आगे क्या हुआ शुभी, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो गई हो? नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। इसे तो तुम जानती होगी ना? हाँ। अरे मेरा मतलब है कि ये भी तो सोनीपत से ही है। छोटा शहर है, तो मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही होगे। जी आंटी, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग साथ में ही पढ़ते थे कॉलेज में। शुभी, कैसी हो? बहुत बदल गई हो तुम। जिस अतीत को शुभी भुलाने की कोशिश करती हर रात को, वही अतीत उसके सामने आ खड़ा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे। रोए, हंसे, उसे कहे कि तुम मुझे भगाकर लेकर क्यों नहीं गए, पर वो मौन खड़ी रही। अपने आप को संभालने के बाद वो चाय नाश्ता देकर अंदर चली गई, पर उसके मन में जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी जगह घबराहट। आखिर क्यों आया होगा प्रेम वहाँ? तभी उसे एक मैसेज आता है, 5 मिनट के बाद दूध लेने के बहाने नीचे आ जाना। वो नीचे जाती है और शुभी, मैं यहाँ हूँ। चले जाओ यहाँ से। आखिर इतने समय बाद तुम आए ही क्यों? और तुम मेरी सास को कैसे जानते हो? काम के सिलसिले में उनसे जान पहचान होगी, फिर पता चला कि वही तुम्हारी सास है, तो दोस्ती और बढ़ा ली और यहाँ चला आया। मुझे हग नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही शुभी जोर से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। मैं मानता हूँ शुभी कि मैं उस समय तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाया, पर देखो अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें लेने आया हूँ। अब ध्यान से सुनो। और प्रेम और शुभी भागने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक शुभी सबके खाने में नींद की गोली मिलाकर डाल देती है, जिससे सभी घर वाले सो जाते हैं और प्रेम शुभी को लेकर भाग जाता है। वो पास ही के एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा प्रेम कि हम भाग गए। ये 1 साल में मैं भूल ही गई थी कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच। अरे मेरी प्यारी बेबी, इसमें थैंक यू क्या? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम्हारी फिल्मी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पूरे 2 दिन के सफ़र के बाद वे लोग एक जगह पहुँचते हैं। कुछ दिन प्रेम शुभी को घुमाता फिराता, उससे प्यार करता, और फिर एक रोज़, चलो शुभी, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अरे किसी को मिलने, वो तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, मेकअप अच्छे से करना। पर प्रेम, मुझे कौन देखने आ रहा है? अरे कुछ दोस्त है मेरे, वही देखेंगे। बस चलो ना, अब कितने क्वेश्चंस पूछोगी? ओके बाबा, अभी तैयार होकर आती हूँ। शुभी पूरे 1 घंटे बाद आई और इतना सज सवर कर आई कि प्रेम उसे देखता ही रह गया। कुछ मिनट देखने के बाद वो उसे कहता है, शुभी, पल्लू थोड़ा सा नीचे कर लो ना। ये क्या कह रहे हो प्रेम? अरे ये ट्रेंडिंग है शुभी, मुंबई में रहकर ट्रेंड्स भी नहीं सीखे क्या तुमने? मुंबई सुनकर जैसे शुभी को फिर से एक धक्का लगा। वो पुरानी चोटें फिर से हरी हो गई, पर अपने आप को संभालते हुए उसने प्रेम की बात मान ली। रेडी, चले चले। थोड़ी दूर ड्राइव करके प्रेम शुभी को एक पुराने टूटे सुनसान से घर में ले जाता है। प्रेम, ये क्या मजाक है? ये कैसे जगह लेकर आए हो? सुनो, मुझे ना ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। 2 मिनट रुक जाना। जब देखो कचर 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 चलता रहता है, तेरा मुंह बंद कर, चुप, एकदम चुप। ये सुनकर शुभी घबरा जाती है और शांत हो जाती है। कुछ देर बाद कुछ आदमी आते हैं। उसमें से एक मुखिया जैसा दिखने वाला आदमी आता है और पास ही के एक आराम कुर्सी पर बैठ जाता है।
यही है वो लड़की? जी बॉस। ठीक है, थोड़े मार्क्स है शरीर पर ठीक है। इसके हुए 50,000 रुपये। अब तो शुभी को चक्कर आने लगे। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। 50,000? चल क्या रहा है ये? ओ, तो ये जुबान वाली लड़की है। लड़की, तुझे गूंगी गुड़िया बनकर रहना है, समझी? ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस जैसा कहा जाए वैसा करे। हाँ। शुभी प्रेम की ओर देखती है, हैरानी से, परेशानी से। कई सवाल थे उसके मन में, पर प्रेम तो जैसे उसे देख ही नहीं रहा था। वो अपने पैसे लेकर चला जाता है और शुभी को वहीं छोड़ जाता है। प्रेम, क्यों किया तुमने ऐसा? एक नरक से उठाकर तुमने मुझे दूसरे में क्यों फेंक दिया? मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ जानना है ना तो अपनी सास से पूछो। उसी ने मुझे बुलाया था और ये डील फाइनल की। तुम्हारा वो शेयर मार्केट वाला पति वो खुद ये काम कमीशन पर करता है। अब तुमसे दहेज लेकर और मुझसे कमीशन लेकर वो जा रहा है अपने लिए नई लड़की लेने। और ये कहकर प्रेम चला जाता है। वहीं शुभी उधर ही थम से गिर जाती है। 1 हफ्ता हो गया था इस बात को। शुभी की आंख खुली किसी की जोर से लात मारने से। वो जैसे ही उठी उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। वो देखती है, बहुत कम रोशनी थी और वहां पर वही सौदा करने वाला आदमी था। चल, उठ गई ना 1 हफ्ते बाद? अच्छा है, वैसे तो जिस काम के लिए तुझे खरीदा था उसमें तो तू बेकार निकली। तो हम तुझसे या तो सड़क पर भीख मंगवाएंगे या किसी के घर नौकरानी बना देंगे। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं, समझी? जी। ये कहकर वो आदमी चला जाता है, पर उसके अंडर में काम करने वाले लोग शुभी पर कड़ी नजर रखते। ना वो उसे खाने को देते, ना पहनने को। पर एक दिन उन्होंने उस पर 1 बाल्टी पानी फेंका और उसे एक साड़ी देकर कहा, सुन लड़की, ये कपड़े पहनकर बाहर आ जाना 5 मिनट में। कोई चालाकी नहीं, समझी? वरना तुझे ऐसी जगह भेज देंगे कि यमराज भी तुझे ढूंढ नहीं पाएगा। शुभी फटाफट साड़ी पहनती है और बाहर जाती है। वो लोग उसे गाड़ी में डालकर किसी घर के बाहर खड़ा करवा देते हैं। लड़की, तुझे महीने की इधर 5,000 रुपये मिलेंगे। तेरा सेठ जो बोलेगा सब करने का। हाँ, महीने के आखिर दिन हम तुझसे पैसे लेने आएंगे। 1 रुपया भी अपने पास रखा तो तेरे पुर्जे काट कर बेच देंगे, समझी? नहीं नहीं नहीं, मैं सब करूँगी, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज़। आप सब ले लेना। हाँ, अब आई ना लाइन पर। चल, घंटी बजा और दफा हो। डरते हुए शुभी घंटी बजाती है। दरवाज़ा खुलने पर वो जो देखती है तो वो बेहोशी हो जाती है। कुछ देर बाद शुभी अपने आप को एक कमरे में बेड पर पाती है। सामने एक लड़का चाय का कप लिए खड़ा था। तुम यहाँ कब, कैसे? और मैं कहाँ हूँ? मैं तो काम पर जा रही थी। ये तुम ही हो ना मोहित? मोहित, जो शुभी को कॉलेज के समय से प्यार करता था, वो वहाँ खड़ा था। शुभी, मैं ही हूँ, मोहित। तुमने जब बेल बजाई और मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम बेहोश हो गई थी। मोहित, ये कहकर शुभी उसके गले लगती है और बहुत रोती है। रोते रोते वो सो जाती है और बीच रात में अपने ऊपर कंबल ओढ़े हुए खुद को पाती है। अगली सुबह, गुड मॉर्निंग मैडम, चाय तैयार है। और नाश्ते में क्या खाओगी? साहब आप हटिए, ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। बस मेरी पगार से कल के पैसे मत काटना। शुभी, ये तुम, 1 मिनट, तुम यहाँ मेड बनकर आई हो? तुम्हें यहाँ मेड की जॉब लगी है? हाँ साहब। शट अप शुभी, एक तो ये साहब साहब कहना बंद करो। यहाँ बैठो और मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। क्या बताऊँ मोहित, मैं पागल थी जो प्यार में फंस गई। पर सबसे बुरे तो मेरे माँ बाप है। भारत में अक्सर लड़कियों की जिंदगी जेल जैसी हो जाती है। माँ बाप को बस चकाचौंध दिखती है और बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे अपनी बेटी, नहीं, अपने बोझ को वो अपने सर से हटाकर किसी और के सर मर देते हैं। मोहित, मैं प्रेम के साथ रिलेशनशिप में थी। ये बात जब पापा को पता चली तो उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू किया। उन्हें ये परिवार मुंबई का मिला तो सोचा कि बेटी को तो बड़े शहर भेजेंगे, साथ ही उनका शहर में आना जाना आसान हो जाएगा। और बस
ये सोचकर मेरी शादी करवा दी। मेरा पति शेयर मार्केट का कहकर घर पर रहता था, निठल्ला था वो। दिन भर गंदी पिक्चरें देखना, लड़कियों से बात करना, सिगरेट दारू पीना, बस यही उसका काम था। मेरा ससुर मुझे यूज करता था और मुझसे चुप ऐसे कहता था। और इस सब में सबसे घटिया मेरी सास थी। वो प्रेम को पहले से जानती थी, उन्होंने मुझे उसे दे दिया। मोहित ने फिर से मेरी लाइफ में आकर मुझे भाग जाने को उकसाया और मुझे 50,000 में बेच दिया। क्योंकि मेरे शरीर पर मार्क्स थे तो मुझे वो धंधे पर बिठा नहीं सके। तो या तो मैं मेड बन सकती थी या सड़क पर भीख मांग सकती थी। किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मुझे मेड बना दिया उन्होंने। बस यही है मेरी कहानी। मेरे ससुराल वालों ने तो खुद मुझे बेच दिया और मेरे मायके वालों से मैं बात भी नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज मुझे इस काम पे रहने देना। ये सब सुनकर मोहित भी रोने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और रोते हुए उसने शुभी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो मोहित, प्रेम अच्छा लड़का नहीं था। मेरी शादी के समय हम भागने वाले थे, पर उसने तो मेरे भाई को पहले से पटा कर रखा था। इसीलिए मेरे रिश्तेदार मुझे पकड़ कर वापस ले आए। आई एम सॉरी मोहित, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुमने कहा भी था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, पर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। शुभी, प्रेम की एक ऐसी सच्चाई थी जो मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं देखना चाहता था। प्रेम सोनीपत से है भी नहीं, वो तो कोई और छोटे गांव से है। अरे उसका तो नाम प्रेम है ही नहीं, उसका नाम अरविंद है। बचपन से ही उसे जल्दी पैसा कमाना था। वो मेरी कजिन सिस्टर रोहिणी से प्यार करता था, पर रोहिणी को वो पसंद नहीं था। तो एक दिन एक झगड़े के बीच प्रेम ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वो गांव से भागकर सोनीपत आया था। मैंने उसे रोहिणी दीदी के साथ 1-2 बार देखा था तो चेहरा याद था, पर वो मुझे नहीं जानता था। पर यहाँ भी वो मेरे मोहल्ले की 3 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा। उस दरिंदे ने मुझे आंख मारी और कहा कि भाई जवान हूँ, सुंदर हूँ, फ़ायदा तो उठाने दे। वो अक्सर लड़कियों को अपने घर बुलाता, इटली से मंगवाई हुई कहकर उन्हें कॉफ़ी पिलाता और वो जब बेहोश हो जाती तो उनका इस्तेमाल करता। उसने 3 में से एक के साथ ऐसा किया। दूसरी को उसने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया और उस लड़की ने अपनी जान दे दी। और तीसरी? बेला था उसका नाम। बहुत ही प्यारी गुणी लड़की। प्रेम ने उसे घर से भगा तो दिया, पर जब वो सोनीपत वापस आया तो बेला नहीं थी उसके साथ। उसने झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। माल्डा के एक पुलिस रैकेट में बेला पकड़ी गई और उसे वापस भेज दिया गया। पर समाज की बदनामी और घरवालों के ताने उससे सहन नहीं हुए और उसने खुदकुशी कर ली। और ये सब कुछ शुभी चुपचाप सुन रही थी। वो उस दिन को कोस रही थी जब उसने प्रेम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। मोहित, अब बस हो गया। लड़कियां समाज के डर से कभी अपनी आप बीती नहीं बताती है। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो एक तरफ देवी को 9 दिन पूजता है और दूसरी तरफ महिलाओं का शोषण करता है। अब बस इसका बदला लेना ही पड़ेगा। मोहित की मदद से शुभी मुंबई पुलिस को कांटेक्ट करती है और अपने सास ससुर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पहले तो पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई एविडेंस मैच नहीं कर रहा था। शुभी ने जी जान लगा दी। अपनी पूंजी और मोहित की मदद से उसने शहर के सबसे बेस्ट लॉयर को हायर किया और रीना ने शुभी का केस ऐसा लड़ा कि जज के भी रोंगटे खड़े हो गए और केस शुभी के फेवर में चला गया। पता चला कि उसका पति ऑनलाइन लड़कियों को डेट करता और उनकी अभद्र तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता या फिर मोटे दहेज से उनसे शादी करता। पिता उन मासूम लड़कियों का शोषण करते और अपने शौक पूरे करते और माँ वो काम का बहाना लगाती, पर उसका असली काम था उन लड़कियों को बिकवाना, इल्लीगली ड्रग्स सप्लाई करवाना, मिलावटी शराब बेचना, यहाँ तक कि लोगों का मर्डर करवाना कोर्ट के बाहर। मुझे माफ कर दो शुभी, मैंने सच में तुमसे बहुत प्यार किया था। और तुम तो बेटी हो मेरे,
मैं अंधा था जो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख सका। गेट लॉस्ट। इससे पहले कि मैं चप्पल से मारूं, दोनों को दफा हो जाओ। अब सड़ना जेल में अपनी बाकी की उम्र। शुभी बेटा सुनो तो। क्या? यही कि खेल खत्म नहीं हुआ है शुभी। अगर मैं इतने साल नहीं पकड़ी गई थी तो क्या आज पकड़ी जाती? तुम बेवकूफ़ हो। मैं जल्द ही तुम्हें मिलूंगी, फिर चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और ये कहकर कांस्टेबल के धक्के से सोनिया आगे चलने लगती है। तभी मोहित शुभी का हाथ थाम लेता है। शुभी, ये बुढ़िया पागल हो गई है, बहुत फिल्मी लगती है मुझे। मैं तुम्हें कह रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। शुभी, ये अच्छा नहीं किया तुमने। अरे तेरे जैसे घटिया और कैरेक्टरलेस लड़के को जानना भी नहीं चाहती मैं। चल जाके जेल में सबको बताना तू कौन है। यहां किसी के पास टाइम नहीं है। शुभी ये कहकर जा रही थी कि अचानक उसे एक आवाज़ आती है। बेटा। शुभी। माँ, पिताजी आप यहाँ? बेटा, ये केस तो देश भर में मशहूर हो गया है। लोग चर्चा कर रहे हैं और तेरी बहादुरी को सैल्यूट कर रहे हैं। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। हाँ बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें सोच समझ कर, जांच पड़ताल करके ही तुम्हारी शादी करवानी चाहिए थी। पर अब मैं ही इसे ठीक करूँगा। तू चल बेटा, चल वापस सोनीपत। तेरे लिए वहाँ एक अच्छा रिश्ता देखेंगे, पूरी जांच करके, और फिर तेरा घर बसाएंगे मेरी लाडो। हाँ बेटा, इस बार देख कर ही सब करेंगे। तू भी उसके साथ घूमना, बातें करना और फिर कोई फैसला लेना। चल बेटा अब घर, तेरे भाई बहन तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शुभी उन्हें एक पल के लिए देखती रहती है और फिर कहती है, आर यू सीरियस? मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ, और आप आज 2 साल बाद मुझसे मिलने आए हो? मिलके भी क्या कह रहे हो कि मेरी दूसरी शादी करवाओगे? अरे शादी शादी शादी, भाड़ में जाइए शादी। ऐसा कमीना ससुराल आप लोगों ने मुझे एक बार दे दिया, उसमें भी आपका मन नहीं भरा क्या? और आपको क्या लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद मैं दोबारा शादी करूंगी भी? बिल्कुल नहीं। और अगर करूंगी भी तो अपनी मर्जी के लड़के से, ना कि आपके बताए हुए घटिया रिश्तों से। शुभी, पर तेरी मर्जी तो प्रेम थी। देखा ना तूने उसने क्या किया तेरे साथ। पापा, तब मैं बच्ची थी, नहीं समझती थी भला बुरा, मानती हूँ ये बात। पर माँ बाप होने के नाते क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था? क्या आप मुझे किसी के झोले में दान की तरफ फेंकने की बजाय मुझे समझते? अरे एक बार देख लेते उसे और फिर मुझे समझाते। मैं समझती ना पापा। कम से कम इतने नर्क से तो नहीं गुजरना पड़ता मुझे। तो क्या जिंदगी भर कंवारी रहेगी तू? क्यों नहीं? क्या खराबी है कंवारे रहने में? मुझे देखो, शादी की थी तो कैसी हालत हो गई थी, और आज देखो एकदम हेल्दी और हैप्पी। और वैसे भी मेरी लाइफ में अब कोई है। कौन बेटा? क्या करता है वो? क्या नाम है उसका? कैसा दिखता है वो? तभी शुभी मोहित का हाथ पकड़ती है और कहती है, माँ, पिताजी, ये मोहित है। कॉलेज से जानते हैं हम एक दूसरे को। इसी ने मुझे बचाया और मैं इसके ही साथ रहती हूँ। मुझे ये पसंद है। शादी आई डोंट नो, पर मैं इसी के साथ रहती हूँ और रहना चाहूँगी। ये क्या बदसलूकी हुई शुभी? बिना शादी किए एक गैर लड़के के साथ कैसे रह रही हो? कोई समझ है कि नहीं तुम में? ये दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सब क्या कहेंगे? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा पापा, किसी के पास इतनी फुर्सत कहाँ है। और हाँ, इस समाज की बात कर रहे हैं ना आप, जो कितनी ही ऐसी तड़पती मरती हुई लड़कियों को देखकर भी अनदेखा कर देता है। अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है इन्हें तो मुझे छोड़ो। ये समाज में होते हुए बलात्कार, यौन शोषण और दूसरी समस्याओं के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता? क्यों कोई गरीब बच्चों की मदद नहीं करता? क्यों सड़क पे हुए किसी हादसे या एक्सीडेंट को छोड़ अपनी एसी गाड़ी में आगे निकल जाता है? क्यों ये समाज लड़कियों को चुप रहो कहता है? सारी बंदिशें क्या लड़कियों पे ही लगाओगे? अरे लड़कियों को बोलना सिखाओ, उसे विश्वास दिलाओ कि बेटा कुछ भी कभी भी ससुराल वाले कहे या करे जो गलत है तो हमें आकर बताना, डरना मत। बोलो, ताकतवर बनो, कभी गलत सहना मत बेटा।
ये विश्वास क्यों नहीं दिलाता पापा? शुभी को पता नहीं चलता, पर आसपास के लोग उसकी बातें सुन रहे थे। लोग जो अब तक वहां कोर्ट का फैसला सुनने के लिए आए थे एकदम चुप हो गए थे। एक सन्नाटा था। शुभी ने आज 200 लोगों को अपनी बात सुनाई। अब लोग शुभी को अपना आइडल मानने लगे थे। उसके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में वो सबको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती। और वो मोहित के साथ स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गई थी 2 साल बाद। मोहित चलो ना, आज बर्फ का मज़ा लेते हैं, बाहर चलते हैं ना। हाँ हाँ चलो। दोनों पार्क में चल ही रहे थे। मोहित कुछ आगे चला गया और शुभी जूते की लेस बांध रही थी कि अचानक किसी ने उसकी पीठ थपथपाई। शुभी मुड़ी और, क्यों? कहा था ना मैंने कि मैं आऊंगी। मनोहर अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। बाकी सब तो अच्छा चल रहा था, बस मनोहर अपनी बेटी ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिल गया। कुछ ही दिनों में लड़के वाले घर आने वाले थे, इसलिए मनोहर ने सोचा कि अपनी बहन सावित्री को भी बुला लिया जाए। लेकिन सावित्री के साथ एक समस्या थी, उन्हें गुटके से बहुत प्रेम था। हेलो दीदी जी, नमस्ते। हाँ रे मनोहर, कैसे याद किया? सब बढ़िया? अरे दीदी जी, आपको एक ज़रूरी काम से घर बुलाना था। क्या बात है, कोई नई स्कीम मिली है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ज्योति के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का गुटखा तो खाता है ना? अरे नहीं 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 नहीं, लड़के वाले परसों आ रहे हैं। आप 2 दिन पहले आ जाए तो सब अच्छे से हो जाएगा। मेरी बिटिया के लिए रिश्ता आया है, बस मैं कल ही आ रही हूँ। लेकिन दीदी जी एक बात है। अब क्या हुआ? दीदी जी आपका गुटखा। अरे फिर वही बात, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। गुटखा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ दीदी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब लड़के वाले आए तब आप गुटखा ना खाएं, प्लीज़। सावित्री कुछ देर फ़ोन को होल्ड करके कुछ सोचती है, फिर नाटक वाले अंदाज में बोलती है, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए 4 डिब्बे गुटखा खरीद कर रखना। पक्का पक्का दीदी जी। ठीक है, मैं कल आ रही हूँ। मनोहर को लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सावित्री के आने के बाद क्या गोल खिलने वाला है। अगले दिन सावित्री घर पहुंच जाती है। ए सरिता, ओ सरिता कहाँ मर गई? अरे दीदी जी आप आइए आइए, कब आई? बस अभी ट्रेन से उठ रही हूँ। और ये क्या, चाय नहीं पूछेगी क्या? अब शुरू हो गया तांडव। अब तो हफ्ते भर की मुसीबत आ गई भाई। सावित्री घर में घुसने से पहले घर के बाहर ही गुटखा थूक देती है। उधर सरिता सावित्री को चाय लाकर देती है। सावित्री चाय पीकर मुंह बनाकर इधर उधर देखती है। अरे दीदी जी, आपने तो गेट पर ही थूक दिया। अरे थूकने के लिए कोई सही जगह भी नहीं है, तेरा घर है या अस्पताल? दीदी जी बुरा ना मानो तो एक बात कह रही थी, घर में गुटखा मत खाया करिए। अरे गुटखा तो मेरी आत्मा है, बिना गुटखे के मेरा दिन नहीं कटता। इतना कहते ही सावित्री बुआ अपने रूम की खाट पर पसर जाती है और मोबाइल पर वीडियो देखने लगती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते करते वो एक वीडियो पर अटक जाती है, जिसमें एक बाबा बड़े भावुक अंदाज में गुटखा छोड़ने का महत्व समझा रहे थे। गुटखा खाने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जहर है ये, आज ही छोड़ दो इसे। सावित्री बुआ बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंस पड़ती है और खुद में बड़बड़ाती है, हाय रे बाबा जी, खुद तो घी पूरी खाकर बैठे हो और हमें कह रहे हो जिंदगी बर्बाद हो रही है। अरे भाई। हंसते हंसते वो वीडियो आगे स्क्रॉल करने लगती है। थोड़ी देर में मोबाइल का इंटरनेट धीमा पड़ता है और वो बोर होकर करवट बदलती है और मनोहर को आवाज़ लगाती है। मनोहर, यह बता, लड़के के घर परिवार के बारे में कुछ पता किया है या बस ऐसे ही बुला लियो? दीदी जी लड़का अच्छे घर से है। लड़के का नाम मोहन है, इंजीनियर है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अच्छा, मतलब लड़का पैसे अच्छे कमाता है? हाँ दीदी जी, तनख्वाह भी अच्छी है। और घर परिवार कैसा है? पैसा तो बहुतों के पास होता है, लेकिन असली बात तो खानदान की होती है।
मोहन के पिता राघव जी रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, समाज में उनकी अच्छी पहचान है। और माँ सरोज जी हाउसवाइफ हैं, बहुत ही संस्कारी और मिलनसार। अच्छा, घर में कोई और है क्या? नहीं नहीं दीदी जी, मोहन इकलौता बेटा है। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे लड़का और उसके घर वाले खुद देखने होंगे। कहीं देखने में कुपोषित लौंडा निकला तो। मनोहर हंस पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि सावित्री बुआ कुछ ज़्यादा ही जांच पड़ताल ना करते। अगले दिन मोहन और उसके घर वाले मनोहर के घर पहुंचते हैं। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। दरवाजे पर मोहन के माता पिता राघव जी और सरोज जी खड़े हैं, साथ में मोहन भी था। सभी अंदर आते हैं और बैठते हैं। बहुत सुंदर घर है आपका मनोहर जी। धन्यवाद, बस कोशिश रहती है कि सब कुछ ठीक रहे। अभी बात शुरू ही हुई थी कि इसी बीच सावित्री बुआ कमरे में धमाकेदार एंट्री मारती है। वो लाल हरे रंग की साड़ी पहने हुए हैं और हाथ में गुटके की डिब्बी दबाए हुए सोफे पर बैठ जाती है। अरे वाह वाह वाह, लड़के वाले तो पूरे शाही खानदान से लग रहे हैं। चलो भाई, लड़का दिखाओ, लड़का। मोहन अपनी बहन को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो असहज महसूस करने लगता है, जबकि उसकी माँ सरोज धीरे से बुआ की ओर देखती है। मोहन, ये बताओ सुबह कितने बजे उठते हो? जी मैं आमतौर पर 7 बजे उठता हूँ। 7 बजे? हमारा रोहन 5 बजे उठकर दूध ले आता है। तुम्हें देर तक सोने की आदत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, लड़का मेहनती है। ऑफिस के काम के कारण थोड़ा देर से उठता है, लेकिन बहुत अनुशासित है। अच्छा अच्छा, और ये बताओ खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना? मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाता, बस मैगी या चाय। सावित्री बुआ ताली बजाकर हंस पड़ती है। किसी को समझ में नहीं आता कि सावित्री बुआ आखिर किस बात पर हंस रही है। तभी सावित्री बुआ अचानक से बोल पड़ती हैं। हाय राम, ये लड़का तो भूखा मर जाएगा। सरिता और मनोहर नजरें झुका लेते हैं, लेकिन मनोहर हिम्मत करके सावित्री बुआ को इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन सावित्री बुआ कहाँ रुकने वाली थी। वो चुपके से मुंह में गुटखा डाल देती है और बात करते करते गुटखा चबाने लगती है। अच्छा बहन जी, आपका घर कैसा है? हमारा घर बड़ा है, साफ सुथरा और सारी सुविधाओं से भरा हुआ। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग साफ सफाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहते हैं? हाँ जी, सफाई हमें बहुत पसंद है। गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इतना सुनते ही सावित्री बुआ अचानक से हंस पड़ती है और गुटखा थूकने के लिए इधर उधर देखने लगती है और बैठक के कोने में गुटखा थूक देती है। लड़के वाले तो सावित्री की ये हरकत देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये क्या किया आपने? हे भगवान, जहाँ बैठे हैं वहीं गंदगी कर दी आपने। मनोहर सरिता शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। मनोहर राघव से भी माफ़ी मांगने के लिए सोच में पड़ जाता है। मनोहर कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव बोल पड़ता है। माफ़ कीजिए मनोहर जी, लेकिन आपकी बहन बहुत गंदगी से रहती है। हमें ऐसे माहौल में रिश्ता करना मंजूर नहीं है। पापा, लड़की तो अच्छी है, शायद बात। बिल्कुल नहीं, हम साफ सुथरे लोग हैं और ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता जोड़ना हमें स्वीकार नहीं है। इतना कहकर राघव, सरोज और मोहन गुस्से में उठकर बाहर निकल जाते हैं। मनोहर और सरिता उनके पीछे भागते हैं, लेकिन वे बिना सुने बाहर चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो गुटखा विरोधी संघ के सदस्य निकले। चलो भाई, अब दूसरा लड़का देख लेना। मनोहर माथा पकड़कर बैठ जाता है और सरिता गुस्से में सावित्री बुआ को घूरने लगती है और ना चाहते हुए भी सावित्री बुआ से बोलती है। दीदी जी, आपने अपने गुटके के प्रेम की वजह से एक अच्छा रिश्ता बिगाड़ दिया। क्या सरिता, जरा जरा सी बात को इतना बड़ा बना रही हो। दीदी जी, इतना अच्छा परिवार हाथ से निकल गया। अरे ऐसे न जाने कितने लड़के पड़े हैं इस शहर में, कोई ना कोई दूसरा मिल ही जाएगा। सावित्री बुआ कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाती है। उधर पंडित जी मनोहर को एक और रिश्ता बताते हैं। मनोहर जी, आप चिंता न करें, ज्योति बिटिया के लिए एक और अच्छा रिश्ता है। अरे वाह, कौन है वो लड़का? लड़के का नाम है राहुल। बहुत ही सुशील, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा, और क्या करता है? सरकारी नौकरी में है, एक सरकारी विभाग में ऊंचे पद पर है और अच्छी तनख्वाह भी पाता है।
अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला लड़का, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। पंडित जी, पिछली बार भी सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर अरे हाँ, मुझे पता चला आपकी बहन सावित्री जी ने लड़के वालों के सामने गुटखा थूक दिया था। अब क्या बताएं पंडित जी, दीदी जी का तो कोई इलाज नहीं है। इस बार हमने उन्हें कुछ दिनों के लिए घर भेज दिया है। वैसे इस बार लड़के वाले सफाई को लेकर ज़्यादा सख्त नहीं है। अच्छा, तो कब आ रहे वे लोग? 4 दिन बाद, रविवार को। ठीक है पंडित जी। मनोहर सोचता है कि सावित्री बुआ ने गुटखा खाकर जहाँ जहाँ थूका था वहाँ वो 3-4 दिन में पेंट करा लेगा। इसलिए वो रामलाल पेंटर को बुलाता है। रामलाल दीवार पर लगे लाल निशानों को निकालने की कोशिश करता है, पर गुटखे के दाग छूटते ही नहीं। अरे अंकल जी, आपने दीवार पर क्या कर रखा है? इसका दाग ही नहीं जा रहा। अरे भाई, मेरी दीदी गुटखा खाती है ना, उन्होंने दीवार पर थूक दिया था। अरे अंकल जी, आप तो इस दीवार को पेंट ही ना करवाओ। क्यों, क्या मतलब है तुम्हारा? बुआ जी को गुटके की 100 पुड़िया और लाकर दे दो, वही पूरे दीवार पेंट कर देंगी। बुआ जी तो बहुत टैलेंटेड है। अरे तू ज़्यादा बकवास ना कर, सीधे सीधे बता पेंट कर पाएगा कि नहीं। अंकल जी, आप तो गुस्सा हो गए, मैं बस मजाक कर रहा था। परेशान ना हो, पेंट हो जाएगा। घर में पुताई चल रही होती है कि सावित्री बुआ वापस मनोहर के घर चली आती है। इस बार सरिता, मनोहर और रोहन तीनों बुआ की गुटके की आदत को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। देखो, अब दीदी जी को सुधारना ज़रूरी हो गया है। घर भर में गुटके की गंध फैला दी है। अरे लेकिन दीदी जी का गुटखा छीनने का मतलब है महाभारत छिड़ जाना। अरे पापा, आप इतना डरते क्यों हैं? बुआ है, भूत नहीं। ठीक है, कल से ऑपरेशन गुटखा बैन शुरू। सभी जोर से हंसते हैं, मगर सावित्री बुआ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुबह सावित्री बुआ अलमारी में गुटखा ढूंढती है, लेकिन उन्हें गुटखा नहीं मिलता। अरे बाप रे, गुटखा कहाँ गया? अरे किसी ने देखा है मेरा गुटखा? ये किसकी हरकत है? सावित्री बुआ पूरा घर सिर पर उठा लेती है, लेकिन गुटखा नहीं मिलता। इधर सरिता और मनोहर छिपकर हंस रहे थे। ए मनोहर, मेरा गुटखा कहाँ गया? नहीं दीदी जी, मुझे कुछ नहीं पता। बुआ जी, अब आप गुटखा छोड़ ही दीजिए। देखिए आपके दांत कितने पीले हो गए। अरे चुप बे, मैं तेरा गुटखा छुड़वा दूंगी। सावित्री बुआ गुस्से में रोहन के पीछे भागती हैं, पर रोहन हंसते हुए वहां से भाग जाता है। रात को सावित्री बुआ घर में सबको सोता हुआ देखती है और चुपचाप बाहर जाती है। ए छोटू, जल्दी तो मेरा माल। बुआ जी, घर वाले तो आपको सुधारने में लगे हैं। अरे उन्हें छोड़ो और जल्दी से मेरा गुटखा दे। अगले दिन मोहल्ले में शर्मा जी अपने काम से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक सावित्री बुआ उन पर गलती से गुटखा थूक देती है। सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके पास गुटखा कहाँ से आया, लेकिन सब समझ जाते हैं कि उनसे गुटखा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा जी नीचे से लड़ने लगते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौन है ऊपर? किसने ये गंदगी फेंकी? अरे शर्मा जी, लगता है ऊपर से बुआ जी ने गुटखा थूक दिया। गुटखा? कौन बेहुदा है ये? अगर मेरे हाथ लग गया ना तो। तभी मनोहर बाहर आता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है? क्या हुआ? अरे देखो, बुआ जी ने मेरे ऊपर से गुटखा थूकर मेरी नई शर्ट खराब कर दी। मनोहर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि ये दीदी जी की हरकत है, लेकिन वो जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है। मनोहर शर्मा जी के करीब आता है, फिर हैरानी दिखाते हुए शर्ट पर लगे दाग को गौर से देखता है। अरे शर्मा जी, ये तो टीका जैसा लग रहा है। टीका? ये गुटखा है, गुटखा। मैं बचपन से जानता हूँ गुटखा कैसा होता है। अरे नहीं शर्मा जी, ये पूजा का जल है। वो क्या है ना, सरिता ऊपर से तुलसी के पत्तों को जल छिड़क रही थी और गलती से आपके ऊपर गिर गया। जल? मगर ये लाल रंग का क्यों है? अरे शर्मा जी, वो जल में हल्दी, कुमकुम और चंदन भी तो मिला था ना, वही रंग बन गया होगा। शर्मा जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं, अच्छा, मगर इसमें पान जैसी खुशबू क्यों आ रही है? अरे शर्मा जी, जल में बुआ जी कभी कभी इलायची और लौंग भी डाल देती है ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। आसपास खड़े लोग मुस्कुराने लगते हैं। शर्मा जी अभी भी पूरी तरह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका सुबह सुबह ज़्यादा लड़ने का मूड भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। अरे बिल्कुल शर्मा जी, अगली बार आपको हम खुद पूजा का विशेष जल छिड़क कर देंगे।
शर्मा जी भून भुनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मनोहर जल्दी से घर के अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर आकर जोर से हंसने लगता है। हे भगवान, ये कौन सा झूठ बोल दिया। और क्या करता, दीदी जी का नाम आ जाता तो पूरा मोहल्ला हंसता। इतने में सावित्री बुआ भी अंदर आती है और दोनों को हंसता देख सवाल करती है। अरे किस बात पर इतना हंस रहे हो? कुछ नहीं दीदी जी, बस शर्मा जी का गुटखा स्नान हो गया। सावित्री बुआ जी को सब समझ में आ जाता है, इसलिए वो खुद भी हंसने लगती है। सावित्री बुआ का गुटखा प्रेम अमर है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी जो दूसरे लड़के वाले घर आने वाले थे। दीदी जी, कल जब दूसरे लड़के वाले आएंगे तो आप खुद ही देख लेना, लेकिन ज़रा अच्छे से पेश आना। ऐसा ना हो कि पहले वालों की तरह इन्हें भी भगा दो। अरे पर दूसरा लड़का है कौन? दूसरा लड़का राहुल है, वो भी सरकारी नौकरी में है और उनके पिता दिनेश जी भी सरकारी अफसर है। पर लड़के की आदतें कैसी है? अभी तक तो कोई बुरी बात सामने नहीं आई है। वैसे भी कल जब परिवार आएगा तब सही से सब पता चल जाएगा। पर हाँ, अगर लड़के वाले नक चढ़े निकले ना तो मैं खुद उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। अगले दिन रोहन और उसके पिता दिनेश घर पहुंचते हैं। सावित्री बुआ का मूड ठीक था, लेकिन मनोहर को एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर उन्होंने ऐसा वैसा बोल दिया तो, और उससे भी बड़ी चिंता थी सावित्री बुआ सच में बिना गुटके के रह पाएंगी क्या। ज्योति बिटिया बहुत संस्कारी लग रही है, हमें तो बहुत पसंद आई। जी, मैं भी ज्योति जी से बात कर सकता हूँ क्या? ज्योति शर्मा जाती है, लेकिन तभी बुआ जी बीच में कूद पड़ती है। अरे बेटा, पहले ये बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? जी, मेरी तनख्वाह 50,000 रुपये महीना है। बस 50,000? अरे आजकल तो किराने की दुकान वाले भी महीने में इतना कमा लेते हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें खाना बनाना आता है? जी, खाना? अगर मैं तुम्हारे घर आई और मेरी भतीजी घर में ना हो, मैं बीमार पड़ गई, तो क्या तुम मुझे खिचड़ी बनाकर दोगे? पर ये सब तो बहू का काम होता है ना। अरे वाह, मतलब बहू नौकरी भी करे, घर भी संभाले। पूरा माहौल गंभीर हो जाता है। मनोहर को पसीना आ जाता है। सरिता बार बार बुआ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तुम शराब तो नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिगरेट? वो भी नहीं। तो क्या तुम दूध नहीं पीकर जिंदा रहते हो? अब तक दिनेश जी का चेहरा लाल हो चुका था। माफ़ कीजिए, हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अरे पर क्यों? आपकी बहन बहुत अजीब सवाल कर रही है और हमें ऐसे माहौल में रिश्ता नहीं करना। इतना कहकर दिनेश और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। बुआ जी ठहाका मारकर हंसने लगती है। मनोहर समझ जाता है कि बुआ को घर से किसी न किसी तरह रफा दफा करना ही होगा, वरना कोई भी अच्छा रिश्ता होना नामुमकिन हो जाएगा। सरिता, मैंने एक प्लान बनाया है दीदी जी को घर से भगाने का। कैसा प्लान? और दीदी जी इतनी आसानी से घर से चली जाएंगी क्या? दीदी जी खुद का कमरा तो खूब साफ सुथरा रखती है, पर हमारे घर में और इधर उधर गंदगी फैलाती रहती है। मैं समझ गया पापा, क्या करना है। कल से सब बुआ जी के कमरे में बैठेंगे और उन्हीं के कमरे में गंदगी करेंगे। जब वो शाम को सफाई करने बुलाएगी तो उनसे कह दिया जाएगा कि शामू घर पर नहीं है। ठीक है पापा, हम सब तैयार हैं और इस मिशन को पूरा करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से सावित्री बुआ को घर में अजीब चीज़ें देखने को मिल रही थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। कभी किसी ने उनके बिस्तर पर चाय गिरा दी, कभी किसी ने गिले हाथ उनके सफ़ेद पर्दों में पोंछ लिए। किचन में जाती तो सिंक में गंदे बर्तन भरे मिलते। हर और उन्हें गंदगी और लापरवाही नजर आ रही थी। अरे शामू कहाँ मर गया? दीदी जी, वो तो बाहर किसी काम से गया हुआ है। शामू के व्यस्त रहने का सबसे ज़्यादा झटका सावित्री बुआ को लगता है। अरे ये घर के लोग तो पहले ऐसे ना था, अब क्या हो गया? धीरे धीरे बुआ जी को समझ में आने लगा कि अब ये घर उनके रहने लायक नहीं रहा। न सफाई का ध्यान, न कोई उनकी सुनता है। आखिरकार उन्होंने बिना किसी से ज़्यादा चर्चा किए मनोहर से 2 दिन में ही विदा लेने का फैसला कर लिया। इस तरह गुटखा प्रेमी सावित्री बुआ, जो पूरे घर में हुक्म चलाती और जगह जगह गुटखा थूकती, आप खुद ही वहाँ से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई।